जय हिंद साथियों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि परवाह ना करो चाहे पूरा जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चुनना जो सीधा और साफ हो। तो देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नाइन्थ क्लास का तीसरा अध्याय, यानी कि नाइन्थ क्लास का तीसरा अध्याय है और उसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। यानी अर्थशास्त्र का 9वीं कक्षा का आपका तीसरा अध्याय है जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। देखिए हम जानेंगे निर्धनता क्या है और निर्धनता एक चुनौती, वो चुनौती किस प्रकार है, किन लोगों के लिए निर्धनता चुनौती है। तो सभी आप जानते हैं निर्धनता का मतलब गरीब होता है। गरीब लोगों के लिए गरीब होना एक बहुत ही बड़ा संघर्ष होता है, बहुत ही बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उनको अपनी जो उनकी जो जरूरतों की चीज होती है, बेसिक नीड्स जो होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए वो जीवन भर मेहनत करते हैं। लेकिन क्या होता है, गरीब लोग अपनी जरूरतों की पूर्ति जो है वो पूरी नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो गरीब लोगों की जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा कर लेना, जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है वो किस बात का गरीब है भाई। लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी जरूरतों की पूर्ति भी न कर पाए वो गरीब होता है, वास्तविक गरीब वो होता है। तो देखिए यहां पर क्या है, निर्धनता क्या है, तो हम जानते हैं गरीबी जो है वो क्या है। तो देखिए निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के ना होने से है। निर्धन यानी गरीबों की आमदनी इतनी कम होती है वह उससे अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया है गरीब वे इंसान होते हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो किसी परिवार में 5 सदस्य हैं और वो उन 5 सदस्यों के जो लोग हैं उनका जो घर का खर्चा है उनका न चल पाए तो वो वास्तविक गरीब होता है। ये होता है निर्धनता का मतलब, यानी गरीबी का मतलब होता है जो अपनी जरूरतों को जो पूर्ति न कर पाए वो गरीब होता है, ठीक है। और जो जरूरतों की जो उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर ले वो किस बात का गरीब होता है, वो गरीब नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपका अगर मैं बैंक की बात करूं, वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो यहां पर क्या है, देखिए भारत देश के अंदर हर चौथा या पांचवा व्यक्ति आपकी किताब के अनुसार ये पॉइंट है और वास्तविक सही बात है कि भारत के अंदर हर चौथा और पांचवा व्यक्ति निर्धन होता है। बिल्कुल सत्य बात है, निर्धन होता है हर चौथा या पांचवा व्यक्ति। क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा जो गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, उनमें ज्यादातर गरीब लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार ये माना गया है, ये जाना गया है कि भारत देश का हर चौथा या पांचवा व्यक्ति कैसा होता है, गरीब होता है। इसका जो आंकड़ा है वो किसके अनुसार है, वो है आपका वर्ल्ड बैंक के अनुसार यानी विश्व बैंक के अनुसार। तो देखिए निर्धनता अलग अलग होती है, हर क्षेत्र में निर्धनता होती है, तो हर क्षेत्र की निर्धनता जो है वो अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। तो उसमें क्या है, सबसे पहले मैं निर्धनता शहरी की बात कर लेता हूं, यानी शहरी निर्धनता। जो शहर में गरीब लोग होते हैं वे कौन से लोग होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहला शहरी क्षेत्रों में निर्धनता लोगों में रिक्शा चलाने वाले लोग, यानी जो रिक्शा जो चलाते हैं शहरों में वे लोग गरीब होते हैं। मोची जो जूता और चप्पल का जो कार्य करते हैं वो मोची, ठीक है ना, वे गरीब होते हैं। मजदूरी पाने वाले श्रमिक जो होते हैं वे गरीब होते हैं, वे निर्धन होते हैं। ये हो गई हमारी शहरी निर्धनता। अब मैं बात करता हूं, अगला पॉइंट है आपका ग्रामीण निर्धनता, यानी गांव में निर्धन जो लोग होते हैं वो कौन से लोग होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, आपका ग्रामीण की बात करता हूं मैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, जिनके पास में भैया खेती नहीं है, जिनके पास में भूमि नहीं है वो हो गए भूमिहीन किसान। खेतीहर मजदूर जो खेतों में ही काम करते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं। लघु एवं सीमांत किसान जो छोटे किसान होते हैं आदि आते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं जिनके पास में भूमि नहीं है, जो दूसरों की भूमि पर काम करते हैं, वे ही ग्रामीण निर्धनता के अंतर्गत आते हैं। तो अभी आपने क्या जाना, सबसे पहला निर्धनता क्या है, जो आप अपनी जरूरतों की चीजों को न ला सके, अपनी जरूरतों को पूरा न कर सके, वो क्या होता है, गरीब होता है।
भारत देश का हर चौथा पांचवा व्यक्ति विश्व बैंक के अनुसार गरीब होता है। उसके बाद में शहरी क्षेत्रों की निर्धनता, शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चलाने वाले मोची हैं और जो मजदूर होते हैं शहरों में वे होते हैं। और उसके बाद में ग्रामीण की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया ग्रामीण में आपके खेतीहर मजदूर जो होते हैं, जिनके पास में भूमिहीन मजदूर होते हैं, जिनके पास में भूमि नहीं है, सीमांत यानी छोटे मोटे जो किसान होते हैं वे आते हैं। तो आपने ये तीनों हेडिंग जानी। अब उसके बाद में हम चलते हैं अगली हेडिंग पे। तो देखिए अगली हेडिंग क्या कहती है हमारी। तो देखिए अभी हम अगली हेडिंग पे चलते हैं और अगली हेडिंग है हमारी असुरक्षित समूह। तो आप जानते हैं असुरक्षित समूह क्या होते हैं। असुरक्षित समूह यानी कि जो समूह सुरक्षित न हो, यानी समाज में उसको सही तरीके से न रखा जाता हो, वो क्या है, यानी असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह क्या है, देखिए आप, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां, यानी कि जो गांव के अंदर अनुसूचित जातियां होती हैं और जनजातियां होती हैं, अनुसूचित जातियां होती हैं एवं अनुसूचित जनजातियां होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको क्या है, इनको छोटे वर्ग में, लोग छोटे वर्ग में देखा जाता है, इनको छोटे वर्ग में देखा जाता है। और जो आप सभी जानते होंगे छोटे वर्ग को होते हैं उनको लो कैटेगरीज में जिन्हें रखा जाता है। तो वो क्या होती है, वो होती है अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां। जनजातियां क्या होती हैं, जनजातियां वे होती हैं जो ज्यादातर छोटे वर्ग के लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, वे जनजातियों के अंतर्गत आ जाते हैं, एसटी में जो आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली हमारी जो हेडिंग है या अगली हमारा पॉइंट है वो क्या है, ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, नगरीय अनियत मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। देखिए ये वे लोग हैं जो वास्तविक गरीब होते हैं। ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, वे गांव के लोग जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। नगरीय अनियत मजदूर, जिनको नियमित रूप से रोजगार न मिलता हो, ठीक है ना, वे वाले परिवार के लोग आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। वे लोग वास्तविक गरीब हैं। आपने देखा होगा, आप जब भी शहरों में जाते होंगे तो शहरों के जो रोड होते हैं उन पर क्या है, फुटपाथ जो होता है उन पर आपको छोटी छोटी झुग्गियों में कुछ लोग बसेरा करते हुए नजर आएंगे। ये वे लोग होते हैं जो वास्तविक गरीब होते हैं। इनका कोई भी ठौर ठिकाना नहीं होता, आज इधर कल इधर, कहीं कभी। ये लोग वे हैं जो वास्तविक गरीब होते हैं। सरकार को इनकी तरफ भी देखना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब हमारी अगली हेडिंग है अंतरराज्यीय असमानताएं। अंतरराज्यीय असमानताएं क्या होती है, अंतरराज्यीय असमानताएं। तो देखिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ता चलूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धनता, बिल्कुल सही बात है। हमारा ये भारत देश है, इसमें टोटल कितने राज्य हैं आपके, टोटल हो गए 28 राज्य, ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य। 28 राज्यों में क्या है, सभी एक जैसे तो होंगे नहीं, कहीं पर ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं कम पढ़े लिखे हैं, किसी राज्य में ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, किसी राज्य में कम पैसे वाले लोग हैं। तो ये क्या है, अंतरराज्यीय असमानता है। एक जैसे राज्य में कोई व्यवस्था नहीं है, एक जैसे राज्य में। देखिए अलग अलग राज्य में अलग अलग निर्धनता, यानी हर राज्य में अलग अलग तरह के गरीब लोग रहते हैं। अलग अलग राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो भी अलग अलग होती है। आज अगर मैं अपने किसी राज्य की बात करूं, मान लो यूपी की बात करूं, तो यहाँ पर एक जो मजदूर होता है उसको 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए वेतन दिया जाता है प्रतिदिन। और मान लो हो सकता है बिहार की बात करूं मैं, तो बिहार में हो सकता है 200 रुपए दिया जाता हो, है ना, 200 रुपए दी। तो क्या है कि ये जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रति व्यक्ति आय होती है, एक जैसी आय नहीं होती है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। मान लो कहीं 30% गरीब लोग हैं किसी राज्य में, किसी राज्य में 50% लोग गरीब हैं, किसी राज्य में 60% लोग हैं और किसी राज्य में 80%। यानी हर राज्य में अलग अलग एवरेज होता है गरीब होने का, एक जैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमारा अगला पॉइंट जो है, बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। किस किस की बात हो रही है, एक तो हो रही है बिहार की, दूसरा है उड़ीसा। यानी हमारे टोटल 28 राज्यों में से ये 2 राज्य ऐसे हैं जो वास्तविक गरीब माने जाते हैं। यहाँ पर वास्तविक क्या निर्धनता है,
ठीक है। उसके बाद में आता है निर्धनता के कारण। क्या कारण है जिससे लोग निर्धन है, जिससे जगह निर्धन है, जिससे निर्धनता के कारण बढ़ रहे हैं, तो क्या कारण है वो? तो देखिए कारण सबसे पहला ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पर कब्जा कर रखा था, तो यहाँ के जो लोग थे उनके नीचे काम किया करते थे, तब उनको वेतन दिया जाता था तो वो बहुत ही ज्यादा कम दिया जाता था, अल्प जो है वो दिया जाता था। तो अब क्या है, उसी समय से ये चलता हुआ आ रहा है, धीरे 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 बढ़ता हुआ, लेकिन उसी समय से ये निम्न स्तर का वेतन है वो हमारे यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद में क्या है, दूसरा पॉइंट है उच्च जनसंख्या वृद्धि। हमारा क्या है, देखिए एक दिन और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे यूपी की जनसंख्या अमेरिका को टक्कर देती है, पाकिस्तान को टक्कर देती है, विश्व के 50 देशों को टक्कर देती है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। और आजकल तो न्यूज पे एक बहुत ही ज्यादा न्यूज वायरल हो रही है, आपकी सुर्खियों में चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी, उन्होंने क्या किया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया है। आज 11 तारीख हो गई, आज अभी तो जनता के लिए छोड़ दिया है, जनता का क्या विचार है, लेकिन आने वाली 19 तारीख को देखते हैं क्या होता है। हो सकता है ये जो है, और वैसे भी नियंत्रण की बात करें तो ये अच्छी बात है, नियंत्रण होना भी चाहिए, बच्चे दो ही अच्छे। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर जो जनसंख्या ज्यादा होगी तो लोगों को दिक्कतें होने लग जाएंगी। जैसे कि फिलहाल में पेट्रोल का रेट देखें, हम ईंधन का यानी गैस पेट्रोलियम का रेट देखें तो आसमान को छू रहा है, मारा मारी हो रही है एक एक जॉब के पीछे। तो ये क्या है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है ना, निर्धनता के ये भी कारण है। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। भूमि यानी भूमि, देखो क्या होता है, किसी व्यक्ति पर तो 40 बीघा खेत है, किसी पर 10 बीघा खेत है, और किसी पर है ही नहीं, किसी पर है ही नहीं, ये भी कारण है। असमानता यानी कि भूमि और अन्य संसाधनों का असमानता, यानी कि भूमि का जो वितरण है वो ऐसा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एक निर्धनता का कारण है। और चौथा पॉइंट कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हमारे। अब आपने ये 4 पॉइंट ये जाने, 4 पॉइंट ये जाने, और अनुसूचित जो असुरक्षित समूह होता है आपने ये जाना। तो ठीक है, आशा करता हूं ये यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, अगला पॉइंट है गरीबी किस कारण से और कहां पर कम हुई। ऐसे क्या कारण हैं जिनसे गरीबी कम हुई और वो कौन सी जगह है जहां पर गरीबी कम हुई। तो यहां पर पहला पॉइंट कहता है हमारा पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से, यानी कौन कौन से राज्य है वो, हरियाणा और पंजाब और हरियाणा, उच्च कृषि वृद्धि हुई। ये कब की बात है, लगभग ये है आपकी हरित क्रांति के समय की, हरित क्रांति के समय की। हरित क्रांति क्या है वो समझा दूंगा। और ये कब आई थी भारत में, ये 1960 में आई थी हरित क्रांति। ये किसानों के विकास के लिए लाई गई थी। HYB बीज जो होते हैं, अच्छे बीज, उपजाऊ भूमि और अच्छी सुविधाएं किसान तक पहुंचाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। ये आई थी 1960 में, याद कर लेना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कहता है हमारा केरल ने मानव संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया। यानी गरीबी को कैसे कम किया केरल ने, मानव संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देकर, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर दूसरा है तमिलनाडु ने अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को क्या किया है, कम किया है। निर्धनता को क्या किया है, कम किया है यहाँ पर, ठीक है ना। उसने क्या किया है कि जो अनाज है, अनाज को सार्वजनिक वितरण किया, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या किया है, जनता में, लोगों में उन्होंने अनाज को बांटा, ठीक है। और चौथा पॉइंट है पश्चिमी बंगाल, जो पश्चिमी बंगाल है आपका, पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से क्या किया है, निर्धनता को कम किया है। तो पश्चिमी बंगाल में क्या किया, जो भूमि सुधार किए, यानी पहले जो भूमि थी तो ऊंची नीची भूमि, अच्छी जो बंजर भूमि हो जाती है, उस भूमि को क्या किया है, सुधार किया है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, अपने अपने राज्यों से गरीबी को यानी निर्धनता को कम किया है, ठीक है। अब उसके बाद में अब आता है आपका, अगली हेडिंग आती है आपकी कैलोरी आवश्यकता। तो आप जानेंगे कैलोरी आवश्यकता
कितनी जरूरी होती है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव में, कहां पर, गांव के लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए ही चाहिए। कितनी चाहिए? 2400 यानी 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए यहां पर। और मैं शहर की बात करूं तो शहर वाले लोगों को कितनी चाहिए, यानी 2100 कैलोरी चाहिए प्रतिदिन। क्योंकि यहां पर क्या है, देखिए जो गांव के लोग होते हैं वो शारीरिक कार्य ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? शारीरिक कार्य, तो इसीलिए इनको कैलोरी की आवश्यकता ज्यादा होती है। और ये क्या करते हैं, शहरी क्षेत्रों के लोग ये शारीरिक न करके क्या करते हैं, ये मानसिक करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं ज्यादा, ठीक है ना। तो क्या है, इनकी कैलोरी कम खर्च होती है क्योंकि ये काम गांव की अपेक्षा ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते जैसे गांव के लोग हार्डवर्क करते हैं। उसके बाद में मैं आय की बात कर लेता हूं, यानी कि ये हमारा जो आंकड़ा दिया हुआ है किताब के अनुसार 2011 वाला, 11 और 12 वाला जो आंकड़ा है वो दिया हुआ है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह थी, ठीक है ना, आय जो थी। और जो आपकी शहरी क्षेत्रों में थी वो 1000 रुपए थी, ठीक है ना। कितनी थी? 816 गांव में और आपकी 1000 कहां थी? शहरों में, ठीक है ना। और ये आंकड़ा कौन सा था? ये 2011 और 12 के अनुसार के आंकड़े हैं। आप देखेंगे इस पूरे अर्थशास्त्र की किताब में जितने भी आपके 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टरों में जितना भी पुराने आंकड़े की बात की जाएगी तो वो 2011 और 12 आंकड़े की बात की जाएगी ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद में 16 और 17 के आंकड़े की बात की जाती है, लेकिन ज्यादा की बात करूं तो वो 2011 और 12 की बात की जाती है। तो चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है? तो देखिए हमने अभी क्या जाना, हमने जाने थे आंकड़े क्या थे हमारे, जो हमने अभी बताया था। तो देखिए ये जो आंकड़े थे 2011-12 वो क्या था, किसके कहने से, क्या कमेटी थी, उसके बारे में जानते हैं। यह आंकड़े सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी। इसके बाद गरीबी के आकलन के लिए रंगराजन के नेतृत्व में और कमेटी बनाई गई। और कमेटी क्या हुआ? बनाई गई। उस कमेटी में क्या हुआ, ये जो आंकड़े थे 2011-12 वाले उनको बढ़ाया। जैसे ही ये समय निकला तो उसके बाद में आगे वाला जो जैसे ही समय आया तो उसमें क्या था, उसमें आंकड़ों को बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे जो आंकड़े आए थे वो 2014 यानी जून 2014 के आंकड़े थे। पहले आपको पता है प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी मिलती थी? 816 और 1000 रुपए। 816 गांव वालों के लिए और 1000 रुपया जो था वो शहर वालों के लिए था। वो कौन सा था? 2011 और 12 आंकड़े वाला। अब 2014 आंकड़ा देख लेते क्या है। 2014 का आंकड़ा कहता है जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में दी, जिसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ, 912 यानी कम से कम आय होती है। ये कम से कम आय होती है, इससे कम नहीं हो सकती, है ना। तो 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दी गई। ये जून 2014 के आंकड़े के अनुसार गांव में कितनी कर दी गई? 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। और अगर मैं उसी हिसाब से, जैसे पहले शहर में कितनी थी? 1000 थी, तो अब 14 में कितनी होगी? शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया। आप क्या जाने? आप ये जाने कि जो 2012 में 816 रुपए गांव के लिए और 1000 रुपए शहर के लिए थे, तो अब 2014 में क्या कर दिया, गांव वालों के लिए 972 रुपए कर दिए और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए कर दिए। ये चीज आपने जानी। उसके बाद आते हैं मनरेगा 2005। मनरेगा 2005 क्या है? देखिए मनरेगा क्या होती है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, है ना। यानी देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम होता है। क्या होता है? ये गारंटी होता है, गारंटी होता है, ठीक है ना। गारंटी अधिनियम होता है, ठीक है। तो यहां पर गारंटी है। गारंटी किस चीज की है? यानी आपको गारंटी दी जा रही है, कुछ न कुछ तो गारंटी के साथ होना ही है यहां पर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कहता है उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सुरक्षित करना। यानी ये देखो, सबसे पहले जान लो कि मनरेगा होता क्या है। मनरेगा होता है एक हर गांव में प्रधान के अंडर में काम किया जाता है, जिसमें आप सभी ने देखा होगा अपने अपने गांव में
कि सुबह सुबह क्या करते हैं, कुछ लोग जो आवेदक होते हैं वो गांव में सुबह सुबह अपना फावड़ा उठाएंगे और चल देते हैं किसी दगरे पे, चक्रोट पे जो काम चल रहा होता है उस काम को करते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ दो घंटे काम करते हैं। तो अभी मैं 2021 के आंकड़े की बात करूं तो 2 घंटे के अंदर उनको जो उनका जो निर्धारित प्रति व्यक्ति जो आय है प्रतिदिन की, उनकी 216 रुपए कर दी है। और वो 2-3 घंटे का काम होता है मात्र। वो सुबह सुबह फावड़ा लेके जाते हैं और अपना जो भी काम करते हैं, जो ग्राम प्रधान कराते हैं उस काम को करके आ जाते हैं। तो मनरेगा के अंदर ये काम आता है। लेकिन इसमें क्या है, एक इसमें महिलाओं के लिए जो है वो सीट आरक्षित कर दी है। कितनी, वो 1/3 हिस्सा कर दिया गया। कितना, 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। जो कोटा है उसमें क्या है, महिलाएं भी काम कर सकती हैं 1/3। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा है साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार की गारंटी है। यानी कि मनरेगा के अंदर जो आवेदक होगा, जैसे मान लो मैंने आवेदन कर दिया, मैं आवेदक हूं, तो मुझे कम से कम 365 दिन होते हैं। देखो 365 दिन होते हैं आपके 12 महीने में, यानी एक साल में। ठीक है, एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने, 12 महीने में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 100 दिन की गारंटी भाई साहब, 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा, 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा। अगर वाई दबे काम नहीं मिला तो क्या होगा, अगर वाई दबे काम नहीं मिला तो जो आवेदक होता है वो भत्ते का जो है अधिकार होता है, उसको अधिकार होता है भत्ते का। सरकार उसको घर बैठे उसको भत्ता देगी, उसको पैसा देगी उसकी मेहनत का, चाहे उसको काम मिले या न मिले। मतलब मिले तो उसको मिलेगा ही मिलेगा और न मिले तो उसको भत्ता मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए आप ये समझे। ठीक है, साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। महिलाओं के लिए 1/3 रोजगार सुरक्षित कर दिया है। आवेदक को अगर 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। उसको सरकार भत्ता देगी अगर 15 दिन के अंदर आवेदक को रोजगार नहीं मिला तो। ये होता है मनरेगा 2005। ठीक है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम। तो आपने ये जाना। अभी देखिए हम अगली हेडिंग जानेंगे, अगली हेडिंग क्या कहती है। और उससे पहले भैया फिर से वही रोज वाली बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का जो लाभ है आपके सभी दोस्तों को मिल सके। आपके छोटे बड़े बहन भाई हो उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये है आपका शॉर्ट रूप, यानी शॉर्ट रूप है। मैं इतना शॉर्ट करके बता रहा हूं कि आप पूरी किताब पढ़ लोगे तब भी किताब में यही चीज आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए अगली हेडिंग क्या कहती है हमारी। देखिए अगली हेडिंग कहती है हमारी, तो देखिए अगली जो हमारी हेडिंग है वो है प्रधानमंत्री योजना। प्रधानमंत्री योजना क्या होती है, प्रधानमंत्री योजना के बारे में जान लेते हैं। ये योजना 1993 में प्रारंभ की गई थी, यानी कि शुरुआत की गई थी कब, आपकी 1993 में। ठीक है, उसके बाद दूसरी हेडिंग, दूसरा हमारा पॉइंट है लघु व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। यानी जो छोटे या बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसको क्या करेंगे, ये सहायता प्रदान करेंगे कि हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है, पैसे से या किसी भी चीज से आप अपना काम कीजिए। ठीक है ना, वो क्या है, उनको सहायता देंगे, छोटे या बड़े बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेस करना चाहते हैं जो लोग हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगारी युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना। यानी कि ग्रामीण और छोटे शहरों में जो लोग ऐसे होते हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। ये लोग क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। तो भाइयों मेरा ये चैप्टर जो है यहाँ पर हो जाता है खत्म। और अगर कोई हेडिंग बचती है इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं आपको उसका जो है सॉल्यूशन है, उसका हल है, मैं आपको दे सकूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए शेयर और ऐसे ही बने रहिए हर वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। और आज तक के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।